आ रहे हैं, वहाँ पर जो तमाम नीति निर्माता, स्टेक होल्डर्स, आप आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे फिनटेक यानी फिनेंसिस प्रणाली, जो फाइनेंशियल प्रणाली है, उसको जब हम टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं, कितना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आप समझते हैं ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में इस संरचना को और नया बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, ये वर्चुअल रियलिटी है जिसका अनुभव लेते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय मिश्र। हम यहाँ प्रधानमंत्री को तमाम ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है, वहाँ जो नीति निर्माता हैं, हम आरबीआई गवर्नर साहब को भी देख सकते हैं, उनसे वो अनुभव सुनते हुए नजर आ रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी का अनुभव भी लेते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। तो फिनटेक क्रांति के रूप में ये फेस्ट अहम मंच प्रदान करता हुआ आने वाले दशकों के लिए। देखिए आंचल, जो आप तस्वीरें देख रही हैं इस वक्त प्रधानमंत्री जिसमें पवेलियंस का दौरा कर रहे हैं, उसमें यूएलआई का जो पवेलियन है, जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहा। आपको पता है, ये जो वर्चुअल रियलिटी का आनंद ले रहे हैं, आपको बताऊं कि ये वो तस्वीरें हैं जिसमें प्रधानमंत्री को समझाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे आपको, कैसे किसानों को, कैसे जो छोटे उद्यमी हैं उनको 15 से 20 मिनट के अंदर उनके सारे के जो डेटा है उनको कोलेट करके और उनको जो लोन की प्रोसेस है उसको स्मूथन करने का प्रयास किया जाएगा। ये यूनिफाइड जो लैंडिंग इंटरफेस है, जैसा कि आपको पता है कि आरबीआई गवर्नर कुछ दिन पहले ही ये कह चुके हैं कि इसको जल्दी लॉन्च किया जाएगा। 1 साल पहले इसका पायलट शुरू किया गया था, पायलट काफी सफलपूर्वक रहा है। आपको बताएं कि जो किसानों को लैंड होल्डिंग होती है वो स्टेट गवर्नमेंट्स ने उनको डिजिटाइज करना शुरू कर दिया है। वो जो डिजिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो उसको ऑनबोर्ड किया जाएगा। जितने बैंक्स के डेटाबेस हैं उसको ऑनबोर्ड करके अगर कोई कस्टमर बैंक को अप्रोच करता है तो उसके जो लैंड रिकॉर्ड के आधार पर उसकी लोन की एलिजिबिलिटी पहले ही तय कर ली जाएगी और उसको 3 सैंक्शन के बाद उसको डिसबर्समेंट कर दिया जाएगा। तो ये जो यूएलआई का पूरा है उसको जल्दी ही लॉन्च करने की तैयारी है। उसी को वर्चुअली प्रधानमंत्री को दिखाया गया और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उसमें फिनटेक स्टार्टअप्स भी हैं। करीब 300 फिनटेक स्टार्टअप्स हैं जो इस वक्त कार्य कर रहे हैं और वो कैसे इस पूरे इकोसिस्टम को और बेहतर बनाते हैं। और एआई, जैसा कि आपको पता है कि रिस्पॉन्सिबल एआई, इंक्लूसिव एआई और रेजिलिएंट एआई के माध्यम से जो नेक्स्ट डिकेड है पूरे ग्लोबल फिनटेक का, उसको प्रभावित करने की कोशिश भारत कर रहा है और इसमें ये जो बड़ी भूमिका निभा रहा है इस वक्त। भरोसेमंद एआई की जरूरत, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हम मान सकते हैं एस्पेक्ट है जब हम फिनटेक क्रांति की बात करते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग को हम जब वित्तीय सेवाओं के साथ जोड़ रहे हैं और यूएलआई जिस पर हमने डिस्कशन भी किया, बहुत अहम, क्योंकि 700 से ज़्यादा अनएडेड ऐप्स चल रहे हैं। उनको कर्ब करने के लिए आरबीआई भी एक्शन मोड में है कि फिनटेक क्रांति के रूप में इस तरह की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए। देखिए, ये जो जीएफएफ है वो रेगुलेटर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाथ क्योंकि रेगुलेटर्स को सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में समन्वय बनाने का एक महत्वपूर्ण काम करना होता है। उसमें इंडस्ट्री एक अलग स्टेक होल्डर है, उसके अलग कंसर्न्स हैं। रेगुलेशन के दायरे में वो कैसे काम करें और कैसे सेवाओं को पहुंचाएं उपभोक्ताओं तक, ये एक रेगुलेटर की जिम्मेदारी होती है। और आरबीआई और सेबी के चीफ इस जीएफएफ को एड्रेस कर चुके हैं। निवेशकों के हितों की रक्षा की बात सेबी चीफ ने की। जो बैंक रहा है उन लगातार कैसे निगरानी की जाए और कैसे उनको से बचाया जाए, इस तरह के जो रेगुलेशंस हैं वो लगातार आरबीआई की तरफ से दिए जाते रहे हैं। लेकिन आम लोगों की जिंदगी आसान कैसे बने, हम ये समझना चाहते हैं कि जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फेस्ट है, उसमें फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज कंपनीज कितना बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लोन लेते हैं या फिर आप इंश्योरेंस के सेक्टर में जाते हैं या आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, तो उसमें ये सारा इकोसिस्टम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है और पूरे दुनिया में अगर आप देखें तो ग्लोबल फिनटेक इकोसिस्टम में, जिस तरह हम स्टार्टअप इकोसिस्टम में 3rd सबसे बड़े इकोसिस्टम है, इसी तरह से फिनटेक की दुनिया में भी हम 3रे सबसे बड़े इकोसिस्टम बन चुके हैं। और जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब तो उसके वो हम दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। और ये बहुत यूनिक मॉडल है आंचल, जिससे पूरे विश्व का जिसमें इंटरेस्ट है और सभी लोग भारत के न केवल यूपीआई जो कि पेमेंट सिस्टम है, बल्कि जो डीपीआई जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अब तो हम लोग इंडिया स्टैक और इंडिया हेल्थ स्टैक की बात कर रहे हैं, जिसमें सबके हेल्थ डेटा
को कैप्चर किया जाएगा। इंडिया स्टेक में सभी की एक डिजिटल इन्वेंटरी बनेगी, जिससे कि उनको जो सुविधाएं हैं गवर्नेंस में जिसका इस्तेमाल किया जा सके। ऑलरेडी कर चुके हैं, आप सोचिए 34 लाख करोड़ रुपए जो डिजिटली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पिछले 10 सालों में दिए गए हैं। ये तभी संभव हो पाया है जब हमने एक आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया, हमने एक डीबीटी प्लेटफॉर्म बनाया, डिजिटल के साथ आधार और मोबाइल फोन को जोड़ा, और उसके बाद सही लाभार्थियों को ऑथेंटिकेशन करने के बाद में और सही जगह तो पैसा पहुंचाया। तो जो लीकेज पहले सिस्टम में हुआ करती थी गवर्नेंस के लिहाज से, उसमें काफी कमी आई है। तो इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रही हैं वो है सीबीडीसी, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जिसका पायलट लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें आप डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं, आपको नोट लेकर के जाने की जरूरत नहीं होगी अपने वॉलेट में। तो रिजर्व बैंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस पूरे फिनटेक फेस्ट में स्टेक होल्डर के रूप में सामने आया है, और रेगुलेटर के रूप में तो उसकी अलग और सशक्त पहचान नहीं। तो आरबीआई जो इनोवेशन कर रहा है पेमेंट के सिस्टम में, मैनेजमेंट के सिस्टम है, सभी की जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई। और कुछ ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जिनके पवेलियंस का मंत्री दौरा कर रहे हैं, और उनसे समझने की कोशिश करें कि कौन से सेक्टर लेकर आए। मिसाल के तौर पर अब शायद अब भविष्य में आप स्मार्ट वॉच के जरिए पेमेंट कर पाएंगे, या फिर आपके जो गाड़ी की की रिंग है उसके जरिए आप पेमेंट कर पाएंगे, या गाड़ी की की रिंग से आपका टोल कलेक्शन हो जाएगा, आपकी गाड़ी खुद एक पेमेंट वॉलेट बन जाएगी। अच्छा, मान सकते हैं कि जिस कैशलेस इकोनॉमी की बात प्रधानमंत्री ने आज से कई वर्ष पहले की थी, वो बहुत हद तक यथार्थ के धरातल को छूती हुई नजर आ रही है। फिनटेक के तमाम जो इनोवेशन के सक्रिय सेक्टर्स हैं, हम ओपन बैंकिंग की बात कर रहे हैं, ब्लॉकचेन तकनीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी, रेगुलेटर टेक्नोलॉजी के साथ साथ साइबर सुरक्षा, ये तमाम वो अहम कारक हैं जो कहीं ना कहीं फिनटेक को मजबूत बनाते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी इकोसिस्टम इस वक्त आप बात करेंगे तो कैश और डिजिटल का जो रेशियो था 70-30 था, अभी वो 30-70 मतलब इन्वर्स हो गया है। तो इसमें इसका मतलब ये है कि जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी है और जो कैशलेस इकोनॉमी है वो अब एक तरह से स्टैब्लिश हो रही धीरे धीरे, और तो हम फ्रिक्शनलेस क्रेडिट की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर आसानी से चीजें और ज्यादा ट्रांसपेरेंटली आपको होती हुई दिखाई देंगी। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल कैसे किया जाए फिनटेक की दुनिया में, मर्चेंट्स को जोड़ने के लिए, जो कस्टमर्स हैं उनको जोड़ने के लिए, कस्टमर्स को सोल्यूशंस देने के लिए, आगे जाते हुए जो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, सर्विस है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, इन सब चीजों को लेकर के करीब 70 लोग यहाँ पर पिछले 3 दिनों से लगातार नेटवर्किंग कर रहे हैं और एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म चुका है, और उम्मीद है कि और आगे जाते हुए और ये बड़ा बनेगा, और सब लोग ये कोशिश करने की एक प्रकार एक फिनटेक के लिए कौन सी प्राथमिकताएं हैं जो प्रधानमंत्री के सामने रखना चाहेंगे, फर्स्ट पर करेंगे जिसका सभी लोग जाकर कर रहे हैं, बाकी स्टार्टअप्स कौन से सोल्यूशंस लेकर के आ रहे हैं। बिल्कुल अजय, आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत अहम है कि यूपीआई और रुपए जो कार्ड है सही मायने में उसके वैश्वीकरण के प्रयास जारी है, और आरबीआई फिनटेक को लेकर एक्शन मोड में है। हम सबको समझना होगा कि वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन की शुरुआत जब जनधन योजना से की गई तो शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इतने सालों के बाद जब उसकी उल्लेखनीय प्रगति पर अभी हमने कुछ दिन पहले जश्न मनाया, तो किस तरह से वित्तीय समावेशन कई देशों के लिए उदाहरण है, कई विकसित देशों के लिए उदाहरण है। विकासशील देश तो लगातार इससे प्रेरणा ले ही रहे हैं, और जब हम संरक्षण, टिकाऊ वित्त और वित्तीय सेवाओं के वैश्विक एकीकरण के सशक्तता पर जोर देते हैं, उस लिहाज से ये फिनटेक फेस्ट एक ऐसा मंच प्रदान करता है उन तमाम स्टेक होल्डर्स को, जब टेक्नोलॉजी की उस हिचक को खत्म होते हुए हमने यहाँ देखा। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अजय बता रहे थे कि भाई घड़ी के जरिए आप पेमेंट कर पाएंगे, यानी नोटों का चलन और एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हुए भारत के कदम, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने काफ़ी समय पहले किया था, ये उसका ही प्रारूप है जो हम ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में देख पा रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी से कैसे, आप देखिए कि अब आप किसी ऐप से सामान मंगाते हैं, अब उस ऐप से अगर आप सामान मंगाते हैं उसमें कोई गड़बड़ी है तो आप सीधा चैटबॉट के ज़रिए
बात करते हैं और आपकी समस्या का निवारण घर बैठे होता है। ये क्या है? ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का जुड़ाव ही तो है जो आपको कहीं ना कहीं समाधान के रूप में मिल रहा है। यानी आपने पैसा ऑनलाइन पे किया, जो प्रोडक्ट आपने मंगवाया उसमें दिक्कत थी, अब अगर आप बात कर रहे हैं तो आप एआई के रूप में वहाँ से जो कस्टमर एसोसिएट उससे आप बात करते हैं और आपकी समस्या का निवारण होता है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो कैसे फाइनेंशियल प्रणाली को मजबूत बनाती हैं। और जिस तरह से G20 में तमाम जो देश शामिल हुए और इन देशों की जब मीटिंग हुई, इसकी हालिया रिपोर्ट अभी साझा हुई कि कैसे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI की अगर हम बात करें तो उसने वो काम 6 सालों में कर दिया जो जिसे 46 साल लग सकते थे। अजय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अजय, G20 को आपने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया था। उसकी जो रिपोर्ट टास्क फोर्स की अभी साझा की थी अमिताभ कांत जो कि शेरपा हैं G20 के, उन्होंने कहा कि भाई DPI की वजह से वो काम जो कि आगे आने वाले 50 साल में हो सकता था उसे हमने 6 सालों में कंप्लीट किया है। जी अजय। जिस जनधन मिशन का आपने जिक्र 15 अगस्त 2014 उन्होंने ये अनाउंस किया था कि आप सभी के बैंक का खाता खोलना है, तो लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और लोगों से फीडबैक लिया गया उस वक्त तो कुछ सरकारी अधिकारियों ने कहा कि इसमें 3 साल 4 साल लग सकता है, लेकिन ये काम केवल 5 महीनों में हुआ। और मिशन मोड में ये पहला कार्यक्रम चलाया गया था और नतीजा देखिए कि 14 करोड़ लोगों के पास खाते थे, आज 53 करोड़ से ज्यादा केवल जनधन खाते हैं। तो वहां पर 2000-3000 करोड़ रुपए उस वक्त जमा थे। अभी देखिए तो 2-2.5 लाख करोड़ रुपए उसमें जमा है। इतना बड़ा स्केल हो चुका है। रुपए कार्ड के साथ उसको जोड़ा जाना, जनधन से जो सफर शुरू हुआ था उसके बाद जन सुरक्षा तक पहुंचा, जनधन खातों के साथ जो बीमा योजनाएं हैं उसको जोड़ा गया और उस जन सुरक्षा के बाद फंडिंग द अनफंडेड के जरिए जो मुद्रा स्कीम लॉन्च की गई उसमें भी वही उसी डिजिटल पर जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल किया गया। और G20 की जो जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं एग्जैक्टली उसने यही कहा है कि जो काम आप 50 साल में कर सकते थे आपने 10 साल में किया और इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है महिला सशक्तिकरण पे। तो आप देखिए 53-56% से ज्यादा जो अकाउंट्स है वो महिलाओं के हैं। SHGs को किस तरह से वो फाइनेंशियल इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो आपने एक आर्किटेक्चर बनाया, लेकिन अगर वो सभी तक पहुंच नहीं पा रहा है, सभी के जीवन को आसान नहीं कर पा रहा है, तो उस आर्किटेक्चर का कोई खास मतलब नहीं रखता अगर वो किसी एक खास पॉकेट में ही सीमित रह गया। और यही वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं, उनकी यही फिलॉसफी है कि टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करिए और उसके बाद दूसरों को एट अ कॉस्ट बेचिए। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत सहयोग की बात कर रहा है और एक मॉडल जो भारत ने दिया है जिसको आप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें सरकार ने एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया और उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इस पे आकर के रेगुलेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, निजी कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं उसी प्लेटफॉर्म को, उसके बाद स्टार्टअप्स आकर के उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने इनोवेशन के जरिए, फिर कंज्यूमर उस पर ऑन बोर्ड हो रहा है और जो गवर्नेंस ई गवर्नेंस की जो सेवाएं हैं वो उसके DPI का इस्तेमाल करते हुए लोगों के जीवन को आसान बना रही हैं, चाहे वो DBT के जरिए हो या फिर लोगों को लोन पहुंचाने के जरिए हो या फिर शिक्षा के जरिए हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि जो फिनटेक क्रांति हुई है वाकई पिछले 10 साल को अगर आप देखें तो फिनटेक क्रांति के लिए ही भारत को याद किया जाएगा, डिजिटाइजेशन के लिए याद किया जाएगा और सॉफ्टवेयर एज ए सॉफ्टवेयर सुपर पावर के तौर पर जो देखा जा रहा था अब हम लोग फाइनेंशियल फिनटेक सुपर पावर के तौर पर देखे जा रहे हैं और इंटरनेट की जगह फिंटरनेट की बात होने लगी है। तो किस तरह से इंटरनेट आपके जीवन में आपके जीवन को आसान बनाता हुआ नजर आएगा, फिंटरनेट आपके जीवन को और भी ज्यादा फाइनेंशियली इंक्लूड करने की कोशिश करेगा और वहां पर जो तकनीक है उसको कैसे हम रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करें, कैसे हम इंक्लूसिविटी के लिए इस्तेमाल करें, इसी पर मंथन चल रहा है और सभी देशों के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको एक दूसरे के साथ साझा करने की जो कोशिश इसमें नजर आ रही है। लेकिन अजय हमें ये भी समझना होगा कि जिस तरह से फिनटेक सेक्टर मैच्योर हो रहा है, मैच्योरिटी का लेवल हासिल कर रहा है, तो तमाम संस्थाएं इससे जुड़ी हैं, वो किस तरह से बिहेव करती हैं, वो किस तरह से व्यवहार करती हैं, क्योंकि यही उम्मीद ग्राहकों की भी होगी इन संस्थाओं से कि वो NBFC जो तमाम जो विनियमित संस्थाएं हैं उन्हीं की तरह उनका बिहेवियर है। तो ग्राहकों के बीच कहीं ना कहीं विश्वास बनाना भी फिनटेक कंपनियों के लिए बहुत अहम। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने और रिजर्व बैंक के गवर्नर इस वक्त आ चुके हैं, सभी लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं। क्रिस जो इन्फोसिस को फाउंडर हैं
वो भी इस वक्त मंच पर आ चुके हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं और वाकई ये कैसे हम आगे जाते हुए अगले नेक्स्ट फेज में हम इसी समन्वय की बात कर रहे हैं, जिसमें जो ग्राहक हैं उनको कैसे सेवाएं मिलें, जो कंपनीज हैं वो कैसे अपने आप को प्रॉफिटेबल करते हुए अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस मॉडल के रूप में लेकर के आए, और उसी पर ये जो विचार विमर्श है उसका वो लगातार जारी है। और सभी लोग प्रधानमंत्री का प्रतीक्षा कर रहे हैं, और आप मेरे सामने तालियों के गड़गड़ाहट सुन रहे होंगे जब सभी लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो कौन सा विजन है जो प्रधानमंत्री सबके सामने रखेंगे। बिल्कुल, और खासतौर पर स्टार्टअप्स के लिहाज से, यूनिकॉर्न के लिहाज से भी फिनटेक सेक्टर आने वाले समय में रोजगार सृजन के लिहाज से एक अहम सेक्टर साबित होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और पूरी दुनिया में अगर आप जो देखें तो 13% की जो ग्रोथ थी, भारत की बात करें तो ये 50% की जो ग्रोथ है वो फिनटेक इंडस्ट्री में दिखाई दी है, और प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं